इंट्रोडक्शन टू लॉ चैप्टर 1 की जो थर्ड हेडिंग है हमारी, ये हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना इसको ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। कमेंसमेंट ऑफ लॉज। State use comes into force when it receives the assent of the president or the governor of the state concerned. An ordinance comes into force when it is promulgated. However, it is usual to provide in the law itself that either the law itself or some part of it will come into force on a day specified by the government in the official gazette. Such a provision is usually to enable the government to set up the administrative machinery under the act. Usually act come into force within a few months of receiving assent, though there have been cases where an act is not brought into force for many years. तो ये देखें, यही इसका छोटा सा जवाब है और पूरा ये जो है समअप कर दिया है मैंने सिलेक्टिव चीज़ें निकाल कर। तो ये आप अपने पास लिख लीजिए। तो अगर के इन केस ये आपसे आ जाता है आपके पास सवाल, तो ये जवाब आपके पास होगा और आप इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड हेडिंग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ है और ये फर्स्ट चैप्टर की ही सेकंड हेडिंग है, इंट्रोडक्शन टू लॉ की। और आप लिखना शुरू करें कि ये आंसर क्या होगा इसका, और थोड़ा सा मैं आपको लेक्चर भी दे दूँगी ताकि यह है कि आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सोर्स ऑफ लॉ क्या है। The principal and most important source of law is legislation, that is, a set of rules enacted by bodies empowered to make such rules as law. The bodies having power in Pakistan are the federal and the provincial legislatures, and bodies such as municipalities and corporations empowered by the state to make binding rules. The federal and provincial legislators derive their authority from the Constitution of Pakistan. Certain rules of the English common law and rules of customs are also recognized as law in Pakistan. जैसे आपको इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो रूल्स और लॉज़ हैं वो इंग्लिश लॉज़ हैं, और वो यहाँ पर इनके जो कस्टम्स के जो लॉ थे वो भी उन्होंने यहाँ पर जब हमने कानून बनाया तो उसके अंदर वो तमाम लॉज जो थे वही हमें मिले थे। और उसके बाद डिफरेंट टाइम्स पे जो है डिफरेंट एराज में अमेंडमेंट्स होती रही हैं, लेकिन जो पीनल लॉ था वो और कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमारा वो जो है टोटल इंग्लिश कवानीन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड करता है और हमारी यहाँ इस वक्त इनएक्टेड है। अच्छा, सच एज द लॉ ऑफ सिविल रॉन्ग्स यूजुअली रेफर टू एज टॉट वर लेफ्ट अनटच्ड, द कॉमन लॉ स्टिल ऑपरेट इन सच फील्ड्स टुडे। यानी कि ये क्लियर बता रहा है कि टॉट लॉ जो है वो बिल्कुल अनटच है यहाँ पर, लेकिन कॉमन लॉ जो है वो ऑपरेट है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। और जो है कॉमन लॉ जो है वो हमारा जो है वो बनाते हैं जजेस, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। जैसे कि मिसाल होती है, कोई ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया या हाई कोर्ट ने पास किया, तो उसको फॉलो करेंगे हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं, सिविल जजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट के जजेस जो हैं, वो उसकी मिसाल लेकर वो यहाँ जो उसके अकॉर्डिंग जो केसेस आते हैं या उसके ग्राउंड के अकॉर्डिंग जो केसेस होते हैं उसके अंदर वो फॉलो किया जाता है। इसलिए इसे कॉमन लॉ भी कहा जाता है और इसे प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। हमारा जो कोर्ट के अंदर जो हमारे लॉज हमारे जो है वो इनएक्टेड हैं वो इसी तरह से होते हैं कि कॉमन लॉ जो है वो जजेस बनाते हैं और बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियर करता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त इस हेडिंग का ये कंप्लीट हो गया है, जो लेक्चर है ये सेकंड हेडिंग कंप्लीट है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आते ज़रूर हैं सेमेस्टर में, इसलिए आप लोगों को इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए।
अच्छा, इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कि उसको डिटेल में तफसील से पढ़ लिया जाए तो बहुत मतलब नॉलेज में इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है या आपको कोई मुश्किल हो रही है, तो मैं इसमें थोड़ी जो चीज़ें दे रही हूँ आप लोगों को, थोड़ी नहीं बल्कि कंप्लीट ही दे रही हूँ। तो उसको भी आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपको आगे लिखने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे हम आम आदमी के तौर पे हमें नहीं पता होता कि किसी लॉ की एक्सपायरी है, और अगर है तो वो किस वक्त है, कैसे है, और कौन सा लॉ है जो एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें इस बुक को पढ़ने से जो है हमें सहूलत हो रही है और हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। तो एक्सपायरी लॉज कौन से हैं? सम लॉज आर इनएक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम and cease to be valid on the expiry of the specified period. The National Reconciliation Act, for instance, comes to an end within a certain period or situation ending. Some laws, for examples, the Land Acquisition Act and the Rent Act, were only intended to be in operate for a limited numbers of years, the lapse on the expiry of the period. तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लॉज हमारे, कुछ प्रोविज़न्स हमारी होती हैं जिसके ऊपर नई प्रोविज़न्स आ गई, नई प्रोविज़न बन गई, तो पुरानी वाली जो है वो लागू नहीं होती, उसे जो है वो इनएक्ट नहीं होती, बल्कि जो लेटर लॉ जो हमारा बना होता है वो कंसीडर किया जा रहा होता है। तो इस तरह भी वो एक्सपायर हो जाती है। ये सिचुएशंस हैं, ये कुछ लॉज हैं जो इस तरह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको सहूलत हो रही होगी, और आप इसे अपने पास अगर लिख भी लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू लॉ की जो हमारी फोर्थ हेडिंग है वो है टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेशन। अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो काम करता है, उसकी जुरिडिक्शंस डिसाइड होते हैं, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जुरिडिक्शंस है वो हमारी स्टेट की बाउंड्रीज़ है ना। उसके अलावा जो हमारे पास है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, वो अपने बाय लॉज़ के तहत काम करती हैं। पीआईए है, नादरा है, और भी दीगर बहुत सारे इदारे हमारी जो है प्रोविंस में काम कर रहे हैं। तो जो ये इदारे हैं, इनके अपने बाय लॉज़ होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जो हमारा पीनल कोड है 1860, वो जो है उसमें पनिशमेंट जो है वो डिसाइडेड होती हैं कि उसमें कौन सी वायलेशन पे, कौन से क्राइम पे क्या पनिशमेंट है। तो उसके अंदर जो एक चीज़ हमारा एयरक्राफ्ट या शिप डिपार्टमेंट जो हमारा है, शिप्स के हवाले से जो काम होता है, उनके लिए भी पनिशमेंट उसके अंदर मौजूद है। और आम आदमी के लिए तो है ही, आवाम के लिए तो है ही, लेकिन दूसरे भी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी है, और तमाम डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हैं। और वो इसी तरह से अपने जुरिडिक्शंस वाइज काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर थाने की अपनी जुरिडिक्शंस होती हैं। तो ये जो लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेटर्स के पास पावर है कि वो जो है इस जुरिडिक्शंस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी जुरिडिक्शंस होती हैं और पीएस वाइज होती हैं। इस तरह से उनकी जुरिडिक्शंस होती हैं और वो इसी लिमिट में काम करते हैं, और उसी को कहा जाता है टेरिटोरियल्स। जो है वो हमारे एरियाज़ हैं, और उनकी जो है लॉज़ की लिमिट्स क्या है और वहाँ की लेजिस्लेशन किस तरह से है, ये इसके मुतालिक है। तो बस ये थोड़ी सी ही इसकी मेरे ख्याल में 3 से 4 लाइनों का जवाब है इसका, कि टेरिटोरियल्स जो हैं उनकी लॉज़ की मीनिंग्स क्या है, लॉज़ की लिमिट्स क्या हैं, और लेजिस्लेशन किस तरह से उनकी होती है, कौन करता है। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको मैंने बता दिया है पहले भी, हम मेरी वीडियोस के अंदर के लेजिस्लेशन पावर जो है वो जो हमारी लेजिस्लेटर बॉडी है उसके पास है। और प्रोविंस के जो हवाले से बात करें तो प्रोविंस की जो बॉडी होती है वो अपने प्रोविंस के लिए जो है लेजिस्लेशन करती है, और जो हमारी फेडरल बॉडी है वो हमारी जो है पूरे कंट्री के लिए जो है वो लेजिस्लेशन करती है। तो यहाँ पे ये हम क्लोज़ करेंगे। अब हम चलेंगे आगे।